तो स्वागत है आपका थार मार्वल्स चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी लोकी मेवाड़। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान का वो हिस्सा जिसे अक्सर दिल, आत्मा, ट्रेलर या अबाउट अस पेज कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान की प्रस्तावना की, इसे उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो संविधान जैसे अगर कोई बॉलीवुड की मूवी है तो प्रस्तावना उसका एक ट्रेलर आप उसको बोल सकते हो। और अब जानते हैं ट्रेलर ही लोग देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि मूवी देखनी है या नहीं है। तो चलिए इस ट्रेलर की पूरी कहानी को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रस्तावना के इतिहास की। तो संविधान सभा, जब अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की संविधान सभा किस तरह से बनी है, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है 9 दिसंबर 2046 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके बाद जब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा था। ठीक है, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में जाके प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो हम बुक्स में जो भी बुक देखते हैं एनसीईआरटी की, उसमें ज़रूर लिखा होता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसका पेज मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। तो ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल, जो भी हम बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, या फिर पर्यायवाची बोल लीजिए। तो ये जो अपनी प्रस्तावना वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब उसके साथ में ये लागू होगी। ठीक है, तो अब इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे कोई शादी का निमंत्रण कार्ड है तो उसमें लिखा होता है कि क्या खाना मिलेगा, क्या जो है ड्रेस कोड रहेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का निमंत्रण कार्ड था, और वही बाद में क्या बन गया, प्रस्तावना के नाम से आज अपने सामने आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, जो अपनी प्रस्तावना है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, मतलब सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से अपन ने जो है इसको लिया है। ठीक है, तो वैसे तो हमने जो हम वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसा अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम जब इंडिया की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में पढ़ते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये लिया है अपन ने अमेरिका से। तो ये वाला जो आइडिया था वो तो आया था कहाँ से, अमेरिका से। बाकी सारी चीज़ें अपने उद्देश्य प्रस्ताव से है, और यूँ कह लो ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो वैसा सही कुछ है। तो हमने क्या है, अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से अपना जो प्रस्तावना जैसे होनी चाहिए थी, जैसे अपने संविधान का ट्रेलर होना चाहिए था, वैसा हमने एक ट्रेलर बनाया है। तो ये जो अपना प्रस्तावना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या आपको याद रहनी चाहिए। वैसे तो प्रस्तावना यदि आपको पूरी अच्छे से याद हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, उससे क्या है क्वेश्चन गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो अभी हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम भारत के लोग कैसा भारत बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर लिखा हुआ है। जो हमारी संविधान सभा है उसने हम सब की ओर से ये बातें इसके अंदर लिखी है कि हमें कैसा देश चाहिए, आपको कैसा देश चाहिए, इस देश के सभी नागरिकों को कैसा देश चाहिए। ठीक है, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सारे शब्द हैं, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी एक बार इसको पूरा अपन पढ़ लेते हैं कि कैसा हम चाहते हैं हमारा भारत कैसा हो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें बाद में ऐड की गई थी, है ना, समाजवादी और जो अखंडता है वो बाद में ऐड किया गया था, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपको जो पता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, जो नहीं पता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, रखें और संयम से आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो 3 तरह का ये न्याय देने की बात करता है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
तो 3 तरीके के, ये इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और न्याय जो है उसका भी सीक्वेंस होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। फिर 5 तरह की स्वतंत्रताएं देने की बात की गई है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। फिर समता यानी कि समानता दी गई है। तो समता किस किस चीज़ की दी गई है? प्रतिष्ठा और अवसर के लिए समता दी गई है। उसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो जो बंधुता है वो उसमें कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि हम जो है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और अपने हिंदी माह के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या क्या कर रहे हैं? इन शब्दों पर ध्यान देना। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको हमने बनाया है, ये एक कानून बन गया है और ये हम खुद को ये समर्पित करते हैं। भारत की जो जनता है, भारत को पूरी तरह से ये समर्पित हम करते हैं। ठीक है। अब हम इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्या है, एक आध जो केस हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो केस आता है वो आता है अपना बेरोजगारी वाद। ठीक है। ये जो केस था ये 1960 का था। तो इस केस को अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से रिलेटेड क्या बात कही उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में एक और केस हुआ, केशवानंद भारती। ये कब हुआ? 1973 में। इसमें क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना जो डिसीजन दिया उसको पूरी तरह से बदल दिया। जो उन्होंने कहा उसका बिल्कुल उल्टा दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है। ठीक है। ये क्या है? संविधान का संविधान का ही भाग है और अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं है। ये न तो संसद को शक्ति देती है, न ही संसद की शक्तियों में कोई कटौती करती है। मतलब इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते न्यायालय के द्वारा। ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा जी, और इसके साथ में ही इसको ये भी कहा गया है कि ये क्या है? संविधान की मूल संरचना। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसी केस में जो केशवानंद भारती वाद था, इसी के अंदर ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अतः प्रस्तावना में क्या कर सकती है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। तो जो मैंने मूल संरचना बोली है इसी को बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके बाद में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए?
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद में एक केस आता है SR बम्बई केस। SR बम्बई मामला, ये कब का था? ये था 1994। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता जो है ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, फिर एक केस आया LIC वर्सेज भारतीय संघ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो है संविधान की आत्मा। ठीक है, तो अभी ये केस एक बार फिर से थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहला बेरोबारी वाद जो आया 1960 के अंदर आया, इसने कहा कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर केशवानंद भारती आया 1973 में, इसमें कह दिया कि भैया ये क्या है? संविधान का भाग है। फिर इसके साथ में ये बेसिक स्ट्रक्चर भी समझाया और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रस्तावना को भी शामिल किया गया। अच्छा, फिर इन्होंने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई संविधान में जैसे संशोधन किया जा सकता है वैसे ही अपने प्रस्तावना में भी किया जा सकता है, जिससे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द, इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं। फिर ऐसा ही मुंबई मामला 1994 में आया, इसके अंदर कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और LIC वर्सेज इंडिया वाले केस में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आगे कुछ शॉर्ट वीडियोस में आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और हम एक ऐसे शॉर्ट वीडियोज के अंदर ही इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते रहेंगे, PYQ वगैरह, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो प्रस्तावना है इसके जो अभी हमने जो टर्म्स देखी है उनको बहुत अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला जो शब्द आया था वो आया था संप्रभुता। वहाँ से अपन बात करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो ये कह रहे थे उसका मतलब क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोवरेन। ठीक है, अच्छा, तो सोवरेन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी विदेशी शक्ति जो है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब हम अब किसी के अधीन नहीं हैं। क्या नहीं है? किसी के अधीन नहीं है। हम हमारे सारे जो निर्णय हैं वो कौन लेगा? भारत खुद लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत ही जो है डिसीजन लेने वाला है। और भारत की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? जो भारतीय संविधान है उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है जनता से। कहाँ से मिल रही है? जनता से। तो हमारी जो जनता है उसके अंदर सॉवरेनिटी है। ठीक है, अच्छा जी। फिर अगला शब्द आता है समाजवादी। अच्छा जी, समाजवादी जो है, अच्छा समाजवादी से पहले मैं थोड़ा सा ये सोवरेन वाला है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। चलो, तो वैसे तो मैंने बताया कि जो संप्रभुता है उसका मतलब क्या है? कोई भी जो देश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब हम किसी के अधीन नहीं है, हम क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो सारे जो निर्णय लेंगे वो कौन लेंगे? हम ही लेंगे। और किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देश के अधीन नहीं है। ठीक है, ना तो प्रत्यक्ष रूप से है ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अच्छा, हमारा देश सोवरेन बना कब? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो भाई हम तो आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त
1947 को ही। लेकिन तब हम क्या बने थे, डोमिनियन स्टेट बने थे। क्या बने थे, डोमिनियन स्टेट। मतलब शासन तो हमारी सरकार ही कर रही थी, लेकिन ये तब भी क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, उपनिवेश था, कॉलोनी था ये तब भी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहा, डोमिनियन स्टेट रहा। क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों से चल रही थी। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा संविधान था, तथा संविधान सभा ही हमारी विधायिका के रूप में काम कर रही थी। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। अच्छा जी, अच्छा न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो जो प्रीवी काउंसिल था, जो प्रीवी काउंसिल जो था वो हमारा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो कब तक रहा भाई, उसको भी तो डोमिनियन स्टेट तो 1947 में बना ही दिया था, लेकिन वो 1956 तक डोमिनियन स्टेट ही रहा। ठीक है, आज भी कुछ देश हैं जो कि डोमिनियन स्टेट ही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो ब्रिटिश क्राउन ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अपन समाजवाद की। है ना, तो ये क्या है, पहले नहीं था आपने, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसके अंदर इसको जोड़ा गया अपनी प्रस्तावना से। ठीक है, 1976। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, ये जो भी लिख रहा हूँ वो एग्जाम में आ सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए, लेकिन जो लिख रहा हूँ वो तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, लिंक आपको चैनल, ये जो वीडियो है उसके नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, बात करते हैं समाजवाद के बारे में। तो भारत एक क्या है, समाजवादी देश है। हमारा समाजवाद जो है वो साम्यवाद जैसा नहीं है, क्योंकि साम्यवाद क्या करता है, वो हिंसा में बिलीव करता है, और हम जो है हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करते। हम किस में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। किस में करते हैं, लोकतंत्र में। यह हमने प्रस्तावना में भी लिख रखा है। ठीक है, हम जो है व्यक्ति की संपत्ति को मान्यता देते हैं। जबकि जो साम्यवाद है वो ऐसा नहीं करता है ना, और जो संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण करते हैं। ठीक है, संसाधनों के अहितकारी संकेंद्र का विरोध करते हैं कि भाई कोई एक ही जगह जो है वहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए, है ना। तो सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर हम क्या करते हैं, बल देते हैं। गरीबों और कमजोरों को विशेष संरक्षण देने का समर्थन करता है। हमारा समाजवाद जो है फेबियन समाजवाद कहलाता है। जो हमारे वाला जो समाजवाद है उसको क्या कहते हैं, फेबियन समाजवाद कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका लक्ष्य क्या है, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना है। ठीक है, तो समाजवाद आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है धर्मनिरपेक्ष। अच्छा जी, धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर, है ना। अब सेक्युलर जो वर्ड है वो वेस्ट में भी चलता है और अपने भी चलता है, लेकिन अपना जो सेक्युलर है वो बाकी सबसे अलग है। हमने इसका जो अर्थ है वो धर्मनिरपेक्ष निकाला है। ठीक है, अच्छा ये भी जो कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, राज्य का कोई धर्म, कौन सा धर्म है हमारे भारत का, कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान
सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है। और जो नागरिक है वो स्वतंत्र है, किस किस चीज़ के लिए, हम ये आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। कोई भी धर्म मानने के लिए, ठीक है, परिवर्तन करने के लिए, या फिर नहीं मानने के लिए। इन सब के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जो जनता है वो जो है सरकार चुन रही है। ठीक है। और भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है। फिर आता है गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है, गणराज्य का मतलब ये है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, कौन होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति वंशानुगत है या फिर चुनाव होता है, तो वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर 3 तरह के न्याय की बात की गई है, तो न्याय कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा जी, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, धर्म, लिंग आदि के रूप में समानता। ठीक है, कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अच्छा, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, समाज राजनीतिक समान राजनीतिक अधिकार, समान राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीके का हमारी संविधान में न्याय दिया गया है, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और राजनीतिक। अब आपको पता है 5 तरह की अपने को मिली है स्वतंत्रता, तो 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों की आपको मिली हुई है स्वतंत्रता। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी सीमा भी है, अपन आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा, उन सब के आधार पर इन पे थोड़ी सी सीमाएं हैं। ठीक है। अच्छा,
फिर अपने को समता मिली हुई है, यानी कि समानता मिली हुई है। तो समानता कौन कौन सी है? अवसर व स्थिति की, यानी कि विशेषाधिकार समाप्त। ठीक है, समानता भी अपन पढ़ेंगे। फिर आती है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा, एकता और अखंडता। ठीक है। अच्छा जी, जो अखंडता शब्द था वो कब जोड़ा गया था? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता भी कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। अच्छा जी, अब ठीक है, आप ऐसे इतनी देर से सुनते सुनते थोड़े बोर हो गए होंगे, तो एक बात बताओ, अगर देश एक थाली हो तो प्रस्तावना उसका क्या है? मेन्यू कार्ड है। इसमें लिखा है भाई इस थाली में न्याय भी मिलेगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी, समानता भी, और थोड़ा सा बंधुता का मिठास भी मिलेगा। ठीक है, तो है ना ये मज़ेदार थाली अपने लिए। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने इसके अंदर संविधान संशोधन की बात कर ली। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अपन ने क्या क्या जोड़ दिया है? क्या क्या जोड़ दिया है बताइए जरा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने जोड़ दी है इसमें। अब प्रस्तावना की कुछ आलोचनाएं हैं, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे नेगेटिव चीज़ नहीं पूछी जाती है एग्जाम्स में, आरपीएससी के में, फिर भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि मौलिक नहीं है, ये हमने अमेरिका से ली है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मौलिक नहीं है भाई, हमने हमारे जो देश है उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको बनाया है। ठीक है, फिर ऐसा है कि ये प्रभावी नहीं है अनुच्छेदों की तरह, प्रभावी नहीं है। ठीक है, क्योंकि न तो ये संसद को शक्ति देती है, ना ही संसद की शक्ति में कमी करती है, ना इसको न्यायालय जो है वो एनफोर्स कर सकता है, मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तन ही नहीं है। फिर समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर जो अपना पंथ निरपेक्षता शब्द है उसका अर्थ जो है वो भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग नहीं किया गया है, जबकि राज्य क्या कर रहा है, सभी धर्मों का संरक्षण देता है। जैसे हज यात्रा हो गई और बाकी तीर्थ यात्राएं हो गई, किसी भी धर्म के लिए हो, सभी धर्मों के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो पंथ निरपेक्ष वो भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रस्तावना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और जो क्लासेज हैं उनके अंदर पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने काम काम की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी आपको अगर कुछ लगे तो मैं आपको जो शॉर्ट वीडियोज है उसके अंदर समझा दूंगा, या फिर अगली क्लास में बता दूंगा। अब हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो मान लो कि संविधान यदि मोबाइल है तो अनुसूचियां उसकी सेटिंग्स हैं। असली काम तो कौन करेगा? मोबाइल ही करेगा, अपने को पता है। लेकिन उसकी सारी जो डिटेल हैं, उसके फीचर हैं, उसके ऑप्शंस हैं, वो सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? सेटिंग्स में मिलेंगे ना। तो संविधान के जो
सारी डिटेल्स, फीचर्स, ऑप्शंस जो भी हैं वो सारे कहाँ पे मिलेंगे अपने को? अनुसूचियों में मिलेंगे, शेड्यूल्स में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं अपना सेटिंग्स मेन्यू संविधान का। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, शुरुआत में कितनी थी, आज कितनी है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब थी 8 अनुसूचियाँ, जो कि संशोधन के बाद आज वर्तमान में 12 हो गई। ठीक है, अच्छा जी। तो जो 1 से लेके 12 तक अनुसूचियाँ हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक डिटेल है, वो उस हिसाब से है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। अच्छा, पहली अनुसूची जो है उसके अंदर क्या क्या दे रखा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में दे रखा है, उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, उनका नाम दे रखा है। ठीक है, भारत संघ किन किन हिस्सों से बना हुआ है। ठीक है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनके नाम, सीमाएं और भारत का भारत संघ किन क्षेत्रों से बना हुआ है, उसकी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। अच्छा, वर्तमान में 2025 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 तो स्टेट हैं और 8 हैं यूटीज। ठीक है, अच्छा जी। फिर आती है दूसरी अनुसूची। ठीक है, अच्छा जी, जो दूसरी अनुसूची है इसके अंदर दे रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इन सबको जो सैलरी मिल रही है वो सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी। तो साथ ही साथ राज्य के अंदर राज्यपाल हो, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, और जो अपना हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश हो गए, इनकी सैलरी के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस किस का क्या क्या दिया हुआ है। केंद्र और राज्य की दोनों की अपन एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया केंद्र, ये हो गया राज्य। तो इसके अंदर बात किसकी कर रखे हैं? वेतन की। किस किस का वेतन? राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा है अपने राज्यसभा, राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? सभापति जी होते हैं और उपसभापति। ठीक है, अच्छा जी। फिर लोकसभा, लोकसभा में कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो जब हम पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये होते हैं और इनकी सैलरी के बारे में अनुसूची 2 में दिया गया है, जो कि संचित निधि से दी जाती है, वो भी अपन बात कर लेंगे। और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी। अच्छा, एक सीएजी भी होता है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी सैलरी भी कहाँ से देते हैं? संचित निधि से देते हैं, और इसकी डिटेल कहाँ पे लिखी हुई है? दूसरी अनुसूची में। अच्छा, राज्य में राष्ट्रपति के समकक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य के अंदर क्या होती है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के क्या होंगे? सभापति और उपसभापति।
जैसे लोकसभा होती है वैसे राज्य के अंदर क्या होती है, राज्य में होती है विधानसभा। तो विधानसभा के भी क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अच्छा, फिर आती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी तो कहाँ से देते हैं, चलो नोट करके लिख लेते हैं। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं इनकी सैलरी तो मिलती है राज्य की संचित निधि से। और जो पेंशन होती है, पेंशन जो होती है वो कहाँ से मिलती है, केंद्र की संचित निधि से। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने तीसरी अनुसूची पर। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर दे रखा है कि भैया जो विभिन्न पद हैं उनकी शपथ का प्रारूप क्या होगा। ठीक है, शपथ का प्रारूप। ठीक है। अच्छा, तो इसकी भी अपन एक टेबल बना लेते हैं, केंद्र और राज्य, संसद के उम्मीदवार। ठीक है। अच्छा, जब कोई किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसको शपथ लेनी होती है चुनाव लड़ने से पहले। ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा, जब वो जीत जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। फिर उसको क्या करनी पड़ेगी, वहाँ जाके अपने संसद में शपथ लेनी पड़ेगी। उसका भी प्रारूप इसी में है। फिर आता है, जैसे ये जो सांसद हैं वो बनाए जाएंगे मंत्री। ठीक है, तो उन मंत्रियों की शपथ भी किस में दी हुई है, तीसरी अनुसूची में दी हुई है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी इसी में दी हुई है। और जो सीएजी होते हैं जिनको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG। ठीक है, तो इनकी शपथ भी किस में दी हुई है, तीसरी अनुसूची में। ऐसे राज्य के अंदर जो हैं MLA यानी कि विधायक, MLC यानी कि विधान परिषद के सदस्य, तो उसके जो उम्मीदवार होंगे, ठीक है, उनकी शपथ। अच्छा, ये बाद में क्या बन जाएंगे, जीत जाएंगे वो क्या बनेंगे इनमें से, MLA और MLC। फिर मंत्री बनेंगे बाद में जाके इनमें से कुछ, और फिर हाई कोर्ट के जज। ठीक है, तो दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर तो वेतन दे रखा था। तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर क्या दे रखा है, इनमें दे रखा है इनके शपथ का प्रारूप। ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये शपथ है उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो CAG है वो शपथ कैसे लेता है, तो जैसी शपथ
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है वैसी ही इसकी होती है। तो सीएजी और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं एक समान शपथ लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो आर्टिकल 60 है, अनुच्छेद 60 जो है, इसके अंदर दे रखी है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद जो 69 है 69, इसमें दे रखी है उपराष्ट्रपति की। जो अनुच्छेद 159 है, इसमें दे रखी है राज्यपाल की शपथ। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, मान लो मैं ही पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर को शपथ दिलवाई जाती है। आपके पास है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आपके पास है 30 सेकंड, आप 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिए। लोकसभा स्पीकर जो है उसको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं दिलाता है? तो सही जवाब है कि स्पीकर को कोई शपथ नहीं दिलाता, वो सांसद के तौर पर शपथ लेता है। किसके तौर पर शपथ लेता है? सांसद के तौर पर शपथ लेता है, लेकिन स्पीकर के पद के लिए कोई शपथ नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, तो आप नोट डाल के ये बात अपनी कॉपी में लिख लो और ये याद कर लो कि जो राज्यसभा है इसके तो सभापति और उपसभापति, और लोकसभा जो है इसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये जो है ये क्या नहीं करते, इस पद की, इन पदों की शपथ नहीं होती है। ठीक है। याद रह जाएगी ये बात। ये बात किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, ज़रूर 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 पूछी जाएगी, और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे। आप गलत मत करना। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर क्या दे रखा है, जो राज्य हैं अपने, उनके अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें होगी। राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राज्यसभा
सीटें, इसके बारे में चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। फिर आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो है, इसके अंदर आपके दे रखा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो टीएसपी बोलते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट वाले जो एरिया हैं, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब वाले जो एरिया हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो ये किसके अंदर दे रखा है? ये दे रखा है भैया अनुसूची 5 में। ठीक है, अच्छा जी। फिर आती है छठी अनुसूची। ठीक है, जो छठी अनुसूची है उसके अंदर कुछ राज्य दे रखे हैं, उनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके जो प्रशासन है वो किस तरह से चलाया जाएगा उसके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ATM नो मनी। अभी मैं समझाता हूँ, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो जनजातीय प्रशासन है उसके प्रावधान किस में दे रखे हैं? छठी अनुसूची में। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से मेघालय, मिजोरम और मणिपुर आता है। एक क्या आता है? मणिपुर आता है। लेकिन नो मनी का मतलब ये है कि जो ये मणि है, मणिपुर जो है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो छठी अनुसूची जो है वो है ATM नो मनी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन किस तरह से किया जाएगा वो इसके अंदर दे रखा है। फिर आती है 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर जो विषय जो है उनको बांट रखा है कि सेंटर के पास क्या विषय रहेगा, स्टेट के पास क्या रहेगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है इसके अंदर संघ व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा, ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में विषय जो है वो अलग तरीके से बटे हुए थे और आज जो है अलग तरीके से बटे हुए हैं। तो एक बार अपन बना लेते हैं इसकी भी एक टेबल। पहले तो सूची कौन सी है, फिर प्रारंभ में कैसे थे और वर्तमान में कैसे हैं। ठीक है, तो एक तो होती है अपनी संघ सूची जिस पे केंद्र कानून बनाता है, एक होती है राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बनाता है,
एक होती है समवर्ती, जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थे, देखो 97664 संघ के पास थे 97, राज्य के पास थे 66 और समवर्ती सूची में क्या थे 47। अब सेंटर ने कहा कि भाई 97 ये कैसा है, कम से कम मेरी तो सेंचुरी पूरी करो। तो कहा ठीक है भाई, आप अपना शतक पूरा करो। तो कम कहाँ पे होंगे, कम करने पड़ेंगे राज्य के। राज्य के हो गए 61। अच्छा, बैलेंस करने के लिए समवर्ती के अंदर चले गए 52। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, संघ के थे 97, राज्य के 66, समवर्ती के थे 47। ठीक है, संघ के 97 थे, डबल छक्के लगाए राज्य ने, और जो दोनों ने मिलके जो है 7 चौके लगा दिए, लेकिन उल्टे, चौके पहले 7 बाद में। संघ ने सेंचुरी बना ली अब वर्तमान में, तो स्टेट के पास सिर्फ 61 रह गए और जो समवर्ती है वो हो गई 52। ठीक है, जो 5 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, ये विषय जो हैं राज्य से हटा के दे दिए समवर्ती सूची में। 47 से पहुंच गए कितने, 52। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है इसके अंदर दे रखी है लैंग्वेजेस। क्या दे रखी है, भाषाएं। ठीक है, अच्छा, कोई रट्टा नहीं मारना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि मूल रूप से इसके अंदर कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, पिछले साल ये करंट का एक रहा था इसलिए याद करनी थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कुछ याद नहीं करना है कौन सी कब जोड़ी गई, कौन सी थी। ठीक है, फिर आती है 9वीं अनुसूची। अच्छा जी, 9वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है, 9वीं जो अनुसूची है उसके अंदर दे रखा है कि ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे कानून जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे कानून जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो 9वीं अनुसूची है, अब हमने जब अनुसूचियाँ पढ़नी स्टार्ट की थी तब क्या कहा था कि मूल रूप से संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो संविधान का पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, उसके अंदर ये 9वीं अनुसूची डाली गई थी। ठीक है, इसके जो अधिनियम है, इसके अंदर जो भी कानून है वो डाल देंगे, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके अंदर जो भूमि सुधार कानून है, लैंड रिफॉर्म्स जो है, जमींदारी व्यवस्था का जो उन्मूलन करने के लिए किए गए थे, उसको इसके अंदर डाला गया था, ताकि जो है कोई न्यायालय में जाके ये ना कहते कि मेरी ज़मीन तो जो है सरकार हमसे ले रही है और किसी और को दे रही है। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत अनबैलेंस था ना, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास ज़मीन थी नहीं, तो ऐसा करना जरूरी था। स्टार्ट में इसके अंदर कितने अधिनियम थे, 13 अधिनियम थे, लेकिन अब जो है इनकी संख्या 284 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन 284 हो गई थी, अभी कुछ बढ़ गई होगी तो वो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, वो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। फिर आती है अनुसूची 10। 10 या 10वीं अनुसूची। अच्छा जी, 10वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है, 10वीं अनुसूची के अंदर जो दल बदल है ना, एक सेकेंड इसको ऐसे ही लिख लेते हैं,
10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल विरोधी। ठीक है, तो ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। सांसद और विधायक यदि दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, उसके अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर संशोधन किया गया। ठीक है, ये किस किस के ऊपर लागू होता है, सांसद के ऊपर लागू होता है, विधायकों के ऊपर लागू होता है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये है 10वीं अनुसूची। फिर आती है अपनी 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं जो अनुसूची है, इसके अंदर है पंचायती राज संस्थान। ठीक है, ये हुआ अपना 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1993। अभी इसके अंदर 29 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन पढ़ेंगे पंचायती राज, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो अधिनियम आया था 1992 में और ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, फिर आती है 12वीं अनुसूची। ये भी इसके साथ में ही आया था। इसमें कुल विषय जो है, अच्छा सॉरी वो तो बताया नहीं, ये है क्या चीज़, ये है नगरीय निकायों के लिए। ठीक है, और इसके अंदर ये कब आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अच्छा जी, लागू कब हुए, ये दोनों ही लागू हुए 1993 में। 1993 में। इसके अंदर कुल विषय कितने हैं, इसमें कुल विषय हैं 18। ठीक है, और राज्यों को इसके लिए जो टाइम दिया गया वो 1994 तक। राज्यों को जो समय दिया गया वो दिया गया था 1994 तक। ठीक है, तो हमने बात की है अनुसूचियों की। 1950 में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची 1992 के अंदर जोड़ी गई। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसके साथ साथ ही 1992 वाला, उसके अंदर आपके नगरीय निकाय वाली अनुसूची 12 जोड़ी गई। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं। सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है 7वीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है अब तक वो भाषा वाला पूछा गया है 8वां, लेकिन अब वो बहुत बार पूछ लिया, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा जो विवादित है, विवादित कौन सी है, कौन सी हो सकती है, 9वीं। इसके अंदर आपने जो भी डाला वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, न्यायालय उसकी समीक्षा ही नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है अपनी अनुसूचियाँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो संविधान है वो, उसका पार्ट पहले से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पार्ट्स की अभी अपन बात कर लेते हैं, वो मेरे पास बनाया हुआ है, इसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं।
देखो, जो पहला भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंदर आर्टिकल आता है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर अपने आ रखी है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता दी हुई है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे अपन, तो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है। फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक। फिर मौलिक कर्तव्य जो अपन ने बाद में जोड़े हैं 4 में या 4A, ठीक है, ये है अपने आर्टिकल 51A में या 51 में। फिर आ जाता है संघ, राष्ट्रपति वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो है अपने 52 से लेकर 151 तक। फिर आ जाता है राज्य, राज्य 152 से स्टार्ट हो जाता है और 237 तक है। फिर जो 7वां है, इसके अंदर अनुच्छेद 238 था, जिसको बाद में क्या कर दिया, निरस्त, क्या हो गया है, निरस्त हो गया है, ठीक है। फिर संघ राज्य क्षेत्र, ये आपने दे रखा है आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। फिर पंचायतें दे रखी हैं, पंचायतें हैं 243 में और 243 के अंदर ही अपने नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर सहकारी समितियां जो हैं वो भी इसी के अंदर हैं, ठीक है, ये सब अपन पढ़ेंगे। फिर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है वो आर्टिकल 244 और 244A में दे रखा है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो वाले आपको ध्यान रखना है। जैसे एक तो निर्वाचन वाला है, 15वां जो भाग है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निर्वाचन संविधान के कौन से भाग में दे रखा है। एक जो है अपनी राजभाषा है, ये कौन से में दे रखा है, 17वें भाग में दिया हुआ है, ठीक है। फिर अपने एक जो आपातकालीन उपबंध है, ये कौन से भाग में है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो संविधान का संशोधन कौन से भाग में है, 20वें भाग में है, ठीक है। बस ये वाले जो है, एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है निर्वाचन वाला, एक राजभाषा का, एक आपातकाल वाला, और ये 20वां भाग संविधान का संशोधन, ठीक है। इसके बाद अपने जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और भाग 1 से भाग 8 तक अपने सिलेबस में दे रखा है, ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको याद रहेगी, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा भाग जो है वो इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको ऐसे मोटा मोटा सा बता दिया है, और यही अपने सिलेबस का मोटा मोटा हिस्सा है जो कि अपन पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्रस्तावना, अनुसूचियाँ और संविधान के भाग, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई रूल्स की बुक तो है नहीं, ये हमारी कंट्री का यूजर मैनुअल है। और भाई मैनुअल को पढ़े बिना मशीन चलाओगे तो शॉर्ट सर्किट तो होना ही है ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, मज़ा आया है, तो राज्यसभा वाले तो बनो मत, चुपचाप बैठे रहो मत। क्या करना है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो थार मार्वल्स को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि पॉलिटी का अगला धमाका आप मिस नहीं करो। कमेंट्स में बताओ कौन सा टॉपिक आपको कन्फ्यूजिंग लगता है, उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना। ये बाकी सिलेबस के साथ अपन चल ही रहे हैं। टिल देन, मैं हूँ आपका दोस्त लोकी मेवाल। कीप लर्निंग, कीप लाफिंग एंड स्टे मार्वलस। थैंक यू।